नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सार्थक श्योर सक्सेस पॉइंट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1 के सी के 6 प्रश्न हल कर चुके थे। आज हम लोग 7वें प्रश्न से हल करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 7 से हल करना शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे मात्र 5 प्रश्न लिखे गए हैं, यानी कि दिखने में तो प्रश्न बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन इसके उत्तर भी हम लोग हल करेंगे तो बहुत छोटे छोटे हैं। तो इसको देख के नहीं परेशान होना है, इसको ध्यान से पढ़ना है और हल करना है। दिया गया है 0.9999 को पी प्रिडिक्टिव के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक तथा कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो आइए इसको हम लोग लिखते हैं। प्रश्न नंबर 7, 0.99999। ये आप लोग जो है देख रहे हैं, बार बार यही संख्या रिपीट हुई है। अगर इसको हम लोग छोटे फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि देखने पे आपको पता चल गया होगा, जो हम लोग कल पढ़े थे कि परिमेय संख्या दो तरह की होती हैं। एक तो शांत दशमलव संख्या और दूसरा अशांत या फिर अनवसानी पुनरावर्ती, जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके कई नाम हैं, अनंत आवर्तक भी उसको बोलते हैं जो है। तो ये दो तरह की संख्याएं पढ़े थे। शांत के बारे में हमने पढ़ा था कि उसके हरों का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे तो 2, 5 या फिर दोनों हो सकते हैं। जबकि अनवसानी जो होती है, उसके हरों के अभाज्य गुणनखंड में 2, 5 के अलावा अन्य संख्या भी आ सकती है। ठीक है। और दूसरा, इसको हमको हल करना है पी बटे क्यू के रूप में। तो जैसे हम लोग कल हल कर रहे थे, वैसे हम लोग इसको आज पी बटे क्यू के रूप में फिर से बनाएंगे। पहले हम लोग लिख लेते हैं संख्या जो दी गई है, अनवसानी पुनरावर्ती संख्या है। अनवसानी पुनरावर्ती संख्या, ये संख्या जो दी गई है अनवसानी पुनरावर्ती संख्या है। मगर जब इसको हम लोग हल करेंगे 0.9 ये बार लगा है, तो हल करने का हम लोग कल ही तरीका सीखे थे। सिंपल सा साधारण तरीका कि जिस लाइन पे, पहले तो इसको हम लिख लेते हैं। 0.9 है तो पॉइंट को छोड़ते हुए 9 को लिखेंगे, और जिस संख्या पे बार होता है उसके स्थान पे हम लोग 9 लिखते हैं, और उसके बाद अगर कोई संख्या है उस पर बार नहीं लगा है तो उसके स्थान पे हम लोग 0 लिखते हैं। ठीक, तो फिलहाल ये हो गया। और इसको हम लोग जब हल करेंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ 1 मिलेगा, यानी एक पूर्णांक संख्या मिल रही है। यानी एक ऐसी परिमेय संख्या मिल रही है जो पूर्णांक है। पूर्णांक बोल सकते हैं या परिमेय संख्या भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि पहले किस फॉर्म में थी, अनवसानी पुनरावर्ती। मगर जब इसको हम लोग हल किए तो हमको क्या मिल रहा है? पूर्णांक मिल रहा है। क्या मिल रहा है? पूर्णांक। तो यही इसमें पूछ रहा है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो इसमें आश्चर्यचकित की होने की यही बात है कि अनवसानी पुनरावर्ती संख्या थी। जब हम लोगों ने इसको हल किया तो ये क्या मिल गया हमको? पूर्णांक। तो कह रहा है अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो बस यही है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस यही देखना है क्या है। इसमें हम लोग आपस में बातें कर सकते हैं कि ये देखिए 0.99 यानी एक ऐसी अनवसानी संख्या है जिसको हल करने पे हम लोग पूर्णांक प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? पूर्णांक। और ये भी एक परिमेय संख्या ही होती है। ठीक है। तो इन्हीं सब बातों को लिखना है तो लिख सकते हैं बस, और इस पर कुछ करना नहीं है। आइए अगला प्रश्न हम लोग हल करते हैं। 8वां प्रश्न दिया है 1/17 के प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ठीक, यानी 1/17 का अगर हम लोग प्रसार करेंगे तो अंकों के खंड, पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? यानी हमको 1/17 को लिख करके इसको हल करना है, यानी 1 में 17 से भाग करना है, और ये देखना है कि जो संख्या आ रही है दशमलव के बाद, वो कितने अंकों के बाद, भाग देने के बाद कितने अंक आते हैं, उसके बाद फिर से उसकी पुनरावृत्ति होती है। क्योंकि देखने से ही आपको लग गया होगा कि एक अनवसानी पुनरावर्ती संख्या है, क्योंकि हरों का अभाज्य गुणनखंड जब हम लोग करते हैं तो यदि 2, 5 या फिर 2, 5 दोनों अगर ये आ रहा है तब तो शांत दशमलव संख्या होती है, नहीं तो अशांत या फिर अनवसानी पुनरावर्ती जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पे 17 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 ही होगा। तो सीधी सी बात है, कुछ नहीं, यहाँ पे हमको बस भाग करके देखना है। सिंपल सा तरीका है, भाग करना सबको आता है। अंश में हर से भाग करेंगे, 17 से भाग करेंगे, आप दशमलव लगाएंगे, जीरो उतारेंगे 10, अभी भाग नहीं जाएगा, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, फिर यहाँ जीरो, ठीक है। अब फिर इसको भाग करेंगे, 17 × 5 = 85, 5 बार ले जाएंगे, घटाएंगे 15 आएगा, दशमलव लगा है, जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105, 15 × 8 = 120, सॉरी 17 × 5 = 50, 17 × 6 = 1 तो 17 × 7 = 119, 17 × 8 = 136, 17 × 9 = 53 ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे हम लोग, ठीक है, तो बचेगा 14, फिर दशमलव लगाए, जीरो बढ़ाएंगे, फिर 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 136, ठीक है, और फिर घटाएंगे 4 आएगा, दशमलव लगा है, जीरो बढ़ाएंगे, और फिर 2 बार, 17 दूना 34, ठीक है। इस प्रकार से हम पूरा भाग करेंगे, 6 आ रहा है। तो अभी हमने भाग किया था, इसको आप देखेंगे तो 16 बार भाग करने के बाद फिर से संख्याएं यही रिपीट होना चालू हो जाएंगी। तो भाग करना चाहें तो आप भाग पूरा कर सकते हैं। दशमलव लगा है, फिर यहाँ जीरो हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद 17 दूना 34, 17 × 3 = 51, 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर यहाँ आएगा 9, दशमलव लगा है, जीरो बढ़ाएंगे, फिर 17 × 5 = 85, ठीक है, फिर 5 आएगा, दशमलव बढ़ाए लगा है, जीरो उतार लेंगे, फिर जो है 17 दूना 34, फिर यहाँ पे आएगा 6, 16 आ गया, दशमलव लगा है, फिर जीरो उतारेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप भाग करते जाइए। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 17 × 5 = 40, 17 × 6 = 102, 17 × 7 = 119, 17 × 8 = 36, 17 × 9 = 153। अब आ जाएगा यहाँ पे घटाने पे 7, ठीक है, दशमलव लगा है, जीरो बढ़ाएंगे, और फिर 17 दूना 34, 17 × 3 = 51, 17 × 4 = 68, ठीक है। इस प्रकार से आप भाग करेंगे। अभी हमने भाग किया था जो है, तो जो है 16 बार जो है इसका, इसके आगे का हमको याद है लगभग 1 1 7 6 4 1 ऐसे ही कुछ करके आया था, यही आया था। इसके बाद जो है फिर से आपको 1 मिल जाएगा, इतना बार भाग करने के बाद फिर से 1 मिल जाएगा, यानी फिर दशमलव हम बढ़ाएंगे, और दशमलव लगा ही है, जीरो उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, जीरो बढ़ा के वहाँ से यहाँ जीरो उतारेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर वही, यानी 16 संख्याओं के बाद जो है इसका रिपीटिशन फिर से चालू हो जाएगा। यानी इसको भाग करके आप लोग देखना, भाग तो आप सबको आता ही होगा। तो जो है इसको हम लिख दे रहे हैं, कुल मिला के अभी जो भी भाग किया था हम लोग, 0.0588 2 3 5 2 और 9 4 1 1 7 6 4 1, इतनी बार भाग करने के बाद आप देखेंगे फिर से वही संख्या आ जाएगी और फिर से रिपीटिशन हो जाएगा। बस यही कह रहा है कि प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो हम लिखेंगे अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है। अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है। ठीक है, कह रहा है कि विभाजन क्रिया के द्वारा उसकी जांच कीजिए। भाग करेंगे हम लोग, 16 बार संख्याएं आएंगी, उसके बाद फिर से रिपीटिशन चालू हो जाएगा। ये बार लगाने का मतलब है कि इसके बाद फिर से यही संख्याएं आना चालू हो जाएंगी, इसलिए बार लाइन खींच दिया है। ठीक, चलिए तो 8वें के बाद 9वें पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, P/Q, जहां पे Q ≠ 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। यहां तक तो दिया है कि इस प्रकार से हमको अगर उदाहरण लेंगे, फिर आगे कह रहा है क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। यानी हमको कह रहा है कि P/Q के रूप में हमको कोई जो है परिमेय संख्या लेनी है जहां पे Q ≠ 0, यानी ये सीधा परिमेय संख्या की परिभाषा ही दिया है।
और कह रहा है कि जो दो संख्याएं लेनी है वहां पे जो है एक, यानी P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड ये किसके बराबर होना चाहिए? एक के। यानी कि P और उभयनिष्ठ गुणनखंड एक कब होता है? जब दोनों संख्याएं एक दूसरे क्या होती हैं? सहअभाज्य गुणनखंड। यानी P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं, या दो संख्याएं जिनका मासा हम लोग निकालें तो ये एक आवे तो उनको क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या कह रहा है। ये पूरा पढ़ने के बाद यहां तक कुछ करना नहीं है, कह रहा है कि ऐसे ही एग्जाम्पल लीजिए जहां पर जो है P बटे Q ऐसा हो कि Q 0 के बराबर ना हो, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे उदाहरण लेने हैं। और कह रहा है P Q जो पूर्णांक लीजिए, ऐसे पूर्णांक लीजिए कि उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ एक हो। यानी कि P और Q कैसी संख्याएं लेनी है हमको? जो कि सहअभाज्य संख्याएं हैं। और आगे कह रहा है कि जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है, यानी ये जो संख्याएं लेनी है इनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार भी हो सके। शांत दशमलव निरूपण प्रसार का मतलब कि जो हर दिया होगा, हर का गुणनखंड क्या होगा? 2, 5 या फिर दोनों। तो उसी को आगे कह भी रहा है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो इस बात से पढ़ने पे पूरा क्लियर हो जा रहा है कि Q एक ऐसी संख्या होगी जो अपने गुणनखंड में 2 रखेगी, 5 रखेगी या फिर दोनों। बस यही लिख भी देना है, क्योंकि यहां तक तो उसने पूरा बताया है कंडीशन कि P बटे Q ऐसा लीजिए कि Q 0 ना हो और P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर 1 आना चाहिए। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि P और Q सहअभाज्य संख्याएं हमको लेनी है। और आगे अब जो है Q की प्रॉपर्टी पूछ रहा है। इतना बताने के बाद कह रहा है क्या आप अनुमान लगा सकते हैं Q कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं Q का अभाज्य गुणनखंड, जो हम लोग Q का अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे, 2, 5 या 2, 5 दोनों या फिर दोनों हो सकते हैं। यही Q की क्वालिटी हो सकती है, क्योंकि कह रहा है कि जो है शांत दशमलव निरूपण भी हो सके। इस जो संख्याएं लेंगे इसका शांत दशमलव निरूपण भी हम लोग कर सकें। इस प्रकार की संख्याएं लीजिए और दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड भी एक ही हो, यानी कि जो संख्याएं लेनी है P और Q के रूप में वो सहअभाज्य संख्याएं होंगी। तो हम लोग लिख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 होगा, 5 होगा या फिर दोनों हो सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऐसी 3 संख्याएं लीजिए, लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। देखिए अभी तक तो हम लोग अनवसानी पुनरावर्ती पढ़ते थे। अनवसानी पुनरावर्ती का मतलब होता है कि वही संख्याएं बार बार रिपीट हों और उनका कोई अंत ना हो, चलती रहें, रिपीट होती रहें, चलती रहें। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो अनवसानी पुनरावर्ती ना होके जो है अनवसानी अनवर्ती होती हैं, अनावर्ती। ठीक है, यानी कि वो संख्याएं बार बार रिपीट नहीं होती हैं, अनवसानी अनावर्ती। कुछ संख्याएं क्या होती हैं कि अनवसानी अनावर्ती, इसमें लिखा भी है अनवसानी अनावर्ती का पहले हम मतलब समझेंगे। यानी ऐसी संख्याएं जो अनवसानी हों लेकिन साथ ही साथ अनावर्ती हो, बार बार उनकी पुनरावृत्ति ना हो। ऐसी संख्याएं जो है आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ऐसी संख्याएं वही संख्या होती हैं जो कि अपरिमेय होती हैं। जो कि क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या। यानी यहाँ पे 3 अपरिमेय संख्याएं एक प्रकार समझिए कि लिखने कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखी हैं जिनके दशमलव का प्रसार जो है अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती
ठीक हम लोग सिंपल तरीका है लिखने का, अभी आपको बता देते हैं। जैसे कोई संख्या हमने मान लो लिया 0.दशमलव के बाद की ही क्वालिटी देखनी है। जैसे हमने लिया 5 3 0, तो इसके ठीक बाद जो संख्या होगी अनवसानी तो होगी, आएगी ये संख्या बार बार, ठीक है, लेकिन सेम टू सेम उसी की पुनरावृत्ति बार बार नहीं होगी जैसी कि अनवसानी पुनरावृत्ति में होती है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 3 0, एक बार और 0 आ जाएगा। फिर अगर इसके आगे लिखना हुआ तो फिर 5 3, उसके बाद 3 बार 0। फिर इसके आगे अगर लिखना चाहें 5 3, उसके बाद 4 बार 0, डॉट डॉट डॉट। ये है क्या है, अनवसानी अनावर्ती संख्याएं। तो 3 संख्या लिखने का रहा, इसी प्रकार से हम लोग कोई भी 3 संख्याएं लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए और ले लिया संख्या हमने 0 4 5 0, फिर अगली बार लिखेंगे तो 4 5 00, फिर अगली बार लिखेंगे तो 4 5 000, फिर अगली बार लिखेंगे तो 4 5 4 बार 0, ऐसे। यानी वो संख्याएं अनवसानी अनरावर्ती यही संख्याएं होती हैं। तो 3 संख्याएं कह रहा है, हमने मान लीजिए एक संख्या लिख दिया, चलिए मान लीजिए ए है, ये बी है, चलिए तीसरी संख्या मान लीजिए सी है, तो सी बराबर, चलिए ऐसा कुछ लेते हैं नया। अभी ये तो दोनों एक टाइप के एग्जाम्पल होंगे, तीसरा लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से 0.03, ठीक। तो अगली बार जब हम लोग लिखेंगे तो 003, फिर अगली बार लिखेंगे तो 0003, ये तरीका होता है। फिर अगली बार लिखेंगे तो 403, फिर 5 बार 03, डॉट 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 लगाते हैं। यानी इस प्रकार की संख्याएं जो होती हैं अनवसानी अनावर्ती संख्याएं होती हैं, और इस प्रकार की संख्याएं आप जानिए कि अपरिमेय संख्याएं ही होती हैं। यानी जो संख्या अनवसानी अनावर्ती संख्या होती है उसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ तक हमको विश्वास है आपको अच्छे समझ में आया होगा जो है। अब हम जो है आगे चलते हैं, चलिए प्रश्न नंबर 11 को पढ़ते हैं। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखिए। अभी आपको यहां हमने बताया, इससे आपको क्लियर हो गया होगा। अपरिमेय संख्या का मतलब यही अनवसानी अनावर्ती संख्या। तो कह रहा है परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखनी, यानी 3 अलग अलग हमको जो है अनवसानी अनावर्ती संख्याएं लिख देनी है। मगर ध्यान इतना रखना है कि 5/7 और 9/11 के बीच में दोनों संख्याएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 5/7। चलिए प्रश्न नंबर 11, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 5/7 और इसको हम लोग हल करेंगे। 5/7 को हल करेंगे, यानी 5 में 7 से हम लोग भाग देंगे, देखते हैं वैल्यू क्या आती है, उसको हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, दशमलव बढ़ाएंगे, भाग आप लोग रफ में कर लेना, हम ऐसे ही कर दे रहे हैं। 7 0 आ जाएगा, 7 7 49, और उसके बाद 1 50, फिर 7 1 कम 7, 3 10, 7 चौक 28, 2 30, फिर 7 दूनी 14, 6 20, और 7 8 56, 7 8 56, 56 4 60, और 7 5 35, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है हम लोग अगली संख्या, ये रिपीट होते रहेंगे बार बार, ठीक है। तो इनको बस इसी छोड़ देते हैं। अगली संख्या क्या है, 9/11। 9/11 ये जो है इस पर 12 की लाइन भी खींच सकते हैं। अब इसी पे ऐसे रिपीट होते रहेंगे। 11/9, 10, चलो 0 दशमलव लगाते हैं, 0 बढ़ाएंगे तो 11 11 88, 88 2 90, 11 1 कम 11, 11 1 कम 11 9 20, फिर वही 11 8 88 2 90, 11 1 कम 11, यानी इसी प्रकार से ये संख्याएं आती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है बार लगा देते हैं, या तो डॉट डॉट लगा के छोड़ दीजिए।
यानी ये रिपीटेड हो रहे हैं। अब कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखनी, यानी इन्हीं के बीच की 3 अलग अलग अनवसानी अनावर्ती संख्या लिखनी है, वही हो जाएंगी 3 अपरिमेय संख्याएं। तो हमको 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है। चलिए, इसके और इसके बीच के लिखने का मतलब है कि इसका मान क्या आया है यहाँ पे 0.71485 और यहाँ पे 0.8181, यानी ऐसी संख्या लीजिए जो 7.71 से थोड़ा ज्यादा हो और इससे कम हो। यही आगे की संख्या पर ध्यान रखना है बस, ठीक है ना। तो हम यहाँ चलिए लिख लेते हैं, 3 संख्या लिखनी है। मान लीजिए पहली संख्या ए, ये वैसे ही लिख लेते हैं, ए बराबर कुछ लिखते हैं 71 के आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 0.72, इसके बाद यहाँ पे 0 लगा देते हैं। फिर जो है 7200, 7200, 72 यहाँ 000, फिर उसके बाद 4th टाइम, फिर ऐसे ही ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गई पहली अपरिमेय संख्या। चलो दूसरी हम लोग बी मान लेते हैं, बी बराबर लिख देते हैं, ऐसे लिखने में अच्छा भी लगता है। ए बी सी 3 संख्याएं, 3 पूछ रहा है, 3 संख्या लिख देते हैं। चलिए फिर भी कुछ ले लेते हैं जो है इसके आगे। चलिए 0.750, फिर हम लोग 7.5 2 बार 0, फिर 7.5 3 बार 0, इसी प्रकार से हम लोग ऐसे लिखते चले जाएंगे। फिर सी, एक और संख्या ले लीजिए। चलिए 7.2 से शुरू किया, यहाँ 0.72 से 75 से, अब हम लोग 0.77 से शुरू कर दे रहे हैं। 0 7 7 00 7 7 000 7 7 000, फिर यहाँ 7 7 4 टाइम 0, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गई। तो हमको आशा आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे के प्रश्नों को लिखते हैं और जो है सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग जो है प्रश्नावली 1 के सी के शेष बचे हुए प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 12, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हुई है, इसमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो आइए इसको हम एक एक करके हल करते हैं। तो 12 में पहला प्रश्न दिया है √23। एक करणी में 23 लिखा है, इसको पूछ रहा है कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो अभी इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कोई पूर्णांक मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में आप जानते हैं, ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखें और Q ≠ 0 हो, और P और Q क्या हो? एक पूर्णांक हो। तो अभी करणी में तो 23 दिया हुआ है, इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कोई पूर्णांक संख्या मिलेगी? नहीं मिलेगी। या फिर दूसरी तरह से कह सकते हैं, जो संख्याएं अनवसानी अनावर्ती संख्याएं होती है, यानी इसका भी हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो जो हम इसके पहले के प्रश्नों में पढ़ चुके हैं, तो अनवसानी अनावर्ती संख्याएं मिलेंगी। तो कुल मिला के ये आप हम कह सकते हैं ये संख्या अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अगर इसको हम लोग हल करेंगे भाग विधि से तो इसमें संख्याएं जो आएंगी अनवसानी अनावर्ती के रूप में आएंगी। और वैसे भी इसको P/Q के फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि इसको जो है हम लोग जो वर्गमूल निकालेंगे तो कोई पूर्णांक संख्या मिलेगी नहीं। इसलिए कुछ ज़्यादा सोचना नहीं, बस सीधा लिख देना है कि ये संख्या जो है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है
अंडर रूट 225। अंडर रूट 225 का जो है अभी हम लोग निकालेंगे तो इसका गुणनखंड विधि से निकाले या भाग विधि से। इसका वर्गमूल आएगा 15, क्योंकि 15 का वर्ग होता है 225, यानी 225 का वर्गमूल क्या आएगा 15 आएगा, जो कि ये क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये आ गया, ये पूर्णांक आ गया 15। तो सभी पूर्णांक जो होते हैं वो परिमेय संख्या होते ही हैं। इसका हर एक मान लेंगे तो p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। आइए हम लोग तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। 12वें का तीसरा है 0.3796। इसको देखने से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि ये शांत दशमलव संख्या है। परिमेय संख्या में दो तरह की संख्याएं पढ़े थे, एक शांत दशमलव संख्या, एक अनवसानी पुनरावर्ती संख्या। तो ये जो है शांत दशमलव संख्या है, इसी पे जाके खत्म हो जा रही है, यानी कि ये भी क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7.478478 लिखा है 7.478, फिर उसके बाद लिखा है 478। इसको देख रहे होंगे आप, देखने पे ही पता चल रहा होगा कि ये क्या है। इस 478 इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, ये अनवसानी पुनरावर्ती संख्या है। ठीक है, यानी कि ये संख्या जो है परिमेय संख्या है। अब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे अंकों की जो है क्या हो रही है पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि ये अनवसानी पुनरावर्ती संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या है। सीधा लिख दे रहे हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो अगली संख्या, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 12वें का 5 1.10010001000140 ये संख्या है। इसको आप देख रहे हो, देखने से क्लियर होगा। यहाँ पे अंकों की जो है आवृत्ति तो हो रही है, बार बार वो अंक तो आ रहे हैं, लेकिन जो है ये रिपीटेड नहीं है, इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही। ये अंक 0101 तो आ रहे हैं बार बार, मगर हर बार एक एक जीरो बढ़ जा रहा है। तो इसको देख के आप जान सकते हैं कि ये अनवसानी अनावर्ती संख्या के फॉर्म में लिखा हो, यानी कि ये कौन सी संख्या होगी अपरिमेय। जो अनावर्ती संख्या होती हैं जो है वो क्या होती हैं अपरिमेय संख्या होती है। तो ये हो गई अपरिमेय संख्या। अभी हम लोग पिछले कुछ सवालों में इसको पढ़े भी थे। चलिए आगे हम लोग 13वें प्रश्न को हल करते हैं। यहां लिखा है 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताइए। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा तरीका है कि दो संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या निकालने के लिए दो संख्याओं के बीच की अपरिमेय संख्या जो होती है अपरिमेय संख्या बराबर होता है
करड़ी में हम लोग लिखते हैं अंडर रूट पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो हम लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं। अंडर रूट के अंदर पहली संख्या क्या है 1, दूसरी संख्या क्या है 2, 1 गुणे 2 बराबर 2, अंडर रूट 2। दो संख्याओं के बीच यहाँ एक अपरिमेय संख्या पूछ रहा था, दो संख्याओं के बीच की अपरिमेय संख्या जो है ये हो गई। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 14वां प्रश्न। 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पे परिमेय संख्या लिखनी है 1/2 और 1/3, 1/2 और 1/3 और 1/2, 1/3 और 1/2। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच की जब परिमेय संख्या हम लोग निकालते हैं तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि दोनों संख्याओं का योग करिए, एक तो होता है दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकाल। जैसे मान लीजिए ये x है ये y है, दो परिमेय संख्या हैं तो x + y/2 ये फार्मूला होता है। और दूसरा फार्मूला होता है हम लोग इसके हरों को बराबर कर लेते हैं और जो है ये फार्मूला बार बार अप्लाई करते हैं, टाइम लगता है। फिलहाल इसका भी हम लोग अप्लाई करेंगे, अगले कुछ प्रश्न भी दिए हैं और उसमें यहाँ पे हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। पहले हम लोग हरों को हर बराबर कर लेते हैं। इस संख्या का हर बराबर करेंगे जो है तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2/2 6 और यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो 3/3 दूनी 6, ऊपर नीचे दोनों में गुणा करना है। अब जो है इसके बीच हमको 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है तो 3 + 1 करिए 4, 3 + 1 कितना आएगा 4, 4 का गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे। ठीक है, और आराम से आपको परिमेय संख्याएं एक बार में ही मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं 4 का ही कोई जरूरी नहीं, आपका 5 का भी कर सकते हैं, 6 का भी, 7 का, 8 का, यानी जितनी ज़्यादा संख्या निकालनी है उतनी बड़ी संख्या से गुणा करिए। ठीक है, उस हिसाब से जिससे कि आपको संख्याएं मिल जाए। अब हम यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे, बस 4 से अंश और हर में गुणा करने पर दोनों संख्याओं, ठीक है, गुणा करने पर यहाँ दोनों के अंश और हर में गुणा करेंगे, दोनों में 4 से अंश और हर में गुणा करने पर ये हो गया। इसमें भी करेंगे, इसमें तो 4 से करेंगे 4 दूनी 8 बटे 4 छंग 24 और 4 तिहाई 12 और 4 छंग 24। अब देखिए 8 है ये 12 है, हर दोनों का बराबर है तो 8 के बाद 9/24, 10/24, 11/24, 12/24। इस तरह से हम लोग संख्या लिख सकते हैं 8/24, 9/24, 10/24, 11/24 और 12/24। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 3 संख्या पूछ रहा था, 3 संख्या मिल गई। अगर इसी तरह से और बड़ी संख्या से गुणा करते थे इन दोनों के बीच में और अंतर आता और संख्या नहीं मिल जाती। कुल मिलाकर वैसे भी आप जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। फिलहाल हमको यहाँ 3 की जरूरत थी, 3 को लिख देंगे। अब इसको हम लोग सिंपलीफाई करेंगे और तब लिखेंगे, जैसे कि इस तरह से आ जाए। इसको छोटा करेंगे, काटेंगे जब हम लोग 8 1 कम 8, 8 3 24, 1/3 हो गया। ये देखिए कटेगा कि नहीं, 3 से काट दें इसको, 3 3 का 9 और 3 8 24। इसको काटिए, 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10 और नीचे भाग देंगे 12 आ जाएगा। ये कटेगा ही नहीं, ये ऐसे ही लिखेंगे। इसको 12 1 कम 12, 12 दूना 24, यानी 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं मिल गई। अतः एक बटे 3 और
1/2 के बीच 3 परिमेय संख्या, सॉरी 3 परिमेय संख्याएं हम लोग जो हल कर रहे थे हो गई 3/8, 5/12 और 11/24, ये हो गई। आइए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। यहाँ दिया है ऋण 2/5 ऋण 1/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं। ये 15वें प्रश्न में सेम टू सेम वैसे ही है और इसी विधि से लगा लीजिए आप। ऋण 2/5 और ऋण 1/5 इनके बीच की 3 परिमेय संख्या निकालनी है। यहाँ हर बराबर है तो हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे। 3 निकालनी है तो कम से कम 3 से बड़ी, 3 + 1 4 से गुणा करिए, 5 से गुणा करिए, 6 से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा संख्याएं आएंगी, कोई दिक्कत नहीं। आपको 3 लेना है, आप 3 ही लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे 4 से ही गुणा हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए 4 से क्यों, 5 से भी कर दें, 6 से भी कर सकते हैं। चलिए आप लोग सोचेंगे हर बार कोशिश करते हैं तो लिख देते हैं। चलिए 6 से गुणा कर देते हैं। हम क्या करना है, 6 से अंश और हर में गुणा करने पर, दोनों संख्याओं के अनुसार में गुणा कर दे रहे हैं। 6 से -6 दूनी 12 और 6 पंचे 30 और जो है यहाँ हो जाएगा -6 कम 6, 6 पंचे 30, ठीक है। अब इनके बीच की संख्याएं लिख सकते हैं, हर बराबर ही है। -12/30 -11/30 -10/30, ऐसे ही -9/30 -8/30 -7/30, ठीक है। और फिर लास्ट का लिख दे रहे हैं माइनस, चलिए लिख दे रहे हैं सब -30 और -6/30। हमको चाहिए थी 3 ही संख्याएं। अगर और छोटी संख्या से गुणा करते 4 से तो हमको 3 ही मिलती, बड़ी संख्या से कर दिया और ज़्यादा मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है। हमको 3 संख्या लेनी है, 3 हम ले लेंगे। चलिए इसको हम ले लेते हैं और सॉल्व करके लेते हैं सीधा। 12 × 12, सॉरी इसको हम लोग काट देते हैं। 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, ऋण 2/5, इसको देखिए नहीं कटेगा, 11/30। फिर इसको काट देते हैं 5 से, 5 दूनी 10, 5 6 30, इसको काट देते हैं 3 से, ऋण 3 × 9, 3 × 30। बस 3 संख्या लेनी, ये दोनों छोड़ दीजिए। लिखना चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं, मगर 3 संख्या ही चाहिए। अब इसको लास्ट की संख्या लिख दीजिए, जो है 3 दूनी 6 और जो है 3 धामा 30। इसको और काट सकते हैं, 2 × 1 = 2। चलिए सीधा काट दीजिए एक बार में पूरा। 6 × 1 = 6 और 6 पंचे 30। तो ऋण 2/5 और ऋण 1/5 के बीच की ये 3 परिमेय संख्याएं मिल गई। इसी को हमको खोजना था, ठीक है। ये 3 संख्याएं मिल गई। और अगर 4 5 पूछता तो इन दोनों को भी लिख लेते, 3 की जरूरत है। शुरू की 3 हमने लिख लिया, ठीक है। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16। 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालिए। 2 और 3 के बीच हमको निकालनी है 2 और 3। 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं यहाँ भी पूछ रहा है। चलिए अब की बार जो दूसरा तरीका है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या। 2 परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या का जो फार्मूला होता है, दोनों परिमेय संख्याओं का योग बटे 2। तो वही फार्मूला लगा के एक बार निकालते हैं। तो लिखते हैं 2 तथा 3 के बीच
इनकी परिमेय बीच की संख्या क्या होगी, दोनों का योग बटे 2, तो 3 2 5, 5 बटे 2। चलिए 2 और 3 के बीच 5 बटे 2 आ गया। अब चलिए 2 तथा जो संख्या आई है 5 बटे 2 के बीच, इसके बीच की निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो 2 + 5 बटे 2 पूरे की बटे 2, इसको हल करिए। 2 दूनी 4, यहीं पे हल करके लिख देते हैं। 2 दूनी 4 और इसको जोड़ेंगे, चलिए 4 धन 5 बटे 2 पूरे के बटे 2। तो यहाँ लिखते हैं 5 4 9, 9 बटे 2 आएगा और उसका 2 का उसमें जो गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2 दूनी 4, इस प्रकार से आ जाएगी, ठीक है। फिर हम लोग एक और निकाल लेते हैं, चलो 2 और इसके बीच में निकाल लिया, इसके और इसके बीच में निकाल लेते हैं। 5 बटे 2 तथा 3 के बीच की परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। फिर वही फार्मूला x + y बटे 2, यानी 5 बटे 2 धन 3 बटे 2, तो 5 धन 2 का इधर गुणा करेंगे, 2 3 6 बटे 2 पूरे के बटे 2। अब ये हो गया 11 बटे 2 पूरे के बटे 2, फिर इसका गुणा करेंगे, इसमें हो जाएगा 11 बटे 4, ठीक है, इसका इसमें गुणा हो जाता है। तो 3 परिमेय संख्याएं मिल गई, 5 बटे 2, 9 बटे 4 और 11 बटे 4। तो 2 तथा 3 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं, ये हमको लिखना था, तो हम लोग लिख देंगे। एक संख्या आई 5 बटे 2, दूसरी संख्या आई 9 बटे 4, तीसरी संख्या आई 11 बटे 4। इस प्रकार से 2 परिमेय संख्याओं के बीच हमने 3 संख्या निकाल ली। लेकिन आपने देखा होगा कि ये विधि थोड़ा क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, इसलिए इस तरह से लगाते हैं तो आसान हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा परिमेय संख्याएं एक बार में हम लोग निकाल लेते हैं। फिर भी हमने इसलिए इसको लगाया कि आप दोनों विधि देख लें। तो इस प्रकार से वैसे भी हम आप जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। फिलहाल तो यहाँ 3 ही निकालना था। तो आइए, प्रश्न नंबर 16 तक हो गया है। अब इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 हल करते हैं। इसको आप लोग, हम हट जा रहे हैं, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा, फिर जो है हम आपको आगे बताते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग 17वें प्रश्न पे चलते हैं। यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध कीजिए 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। कराए अगर √2 परिमेय संख्या नहीं है तो दिखाना है कि 2 धन √2 यानी करड़ी में 2 ये भी एक परिमेय संख्या नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको जो है मान के लगाते हैं कि मानिए ये परिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह से हम लोग शुरुआत करेंगे, फिर बाद में दिखाएंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए 17वें प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। दिया है √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। पहले ये दिया है, इसको लिख लेते हैं कि √2 परिमेय संख्या नहीं है। ये तो दिया हुआ है, ठीक है, ये तो दिया हुआ है प्रश्न में। हम लोग मान के लगाएंगे, माना 2 + √2 बराबर एक परिमेय संख्या मान लेते हैं p/q, ठीक है। ये क्या मान लेते हैं, माना ये जो है p/q के बराबर है और जहाँ पे q ≠ क्या है, 0, ठीक है। और अब हम लोग आगे इसको हल करेंगे, लिख लेते हैं इतना बराबर p/q जो एक परिमेय संख्या है, जो कि परिमेय है, इसको हम परिमेय मान ले रहे हैं, जो परिमेय संख्या है। चलिए
माना 2 प्लस अंडर रूट 2 बराबर पी बटे क्यू, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 जो परिमेय संख्या है, यानी ये एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या के बराबर इसको हम लोग मान रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। इधर हो जाएगा अंडर रूट 2 बराबर पी बटे क्यू, इसको इधर पक्षांतर करेंगे -2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो अंडर रूट 2 बराबर पी माइनस इसका इसमें गुणा हो जाएगा 2q बटे q। ठीक है, अब इसको आप देख रहे हैं कि ये जो है p बटे q एक परिमेय संख्या है और ये p q क्या है, उसके पूर्णांक हैं, पूर्णांक संख्या हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है परिमेय संख्याओं का जो योग होता है या उसका जो अंतर होता है वो भी परिमेय संख्या ही आती है, यानी इसमें कोई ऑपरेशन हुआ है p माइनस 2q, तो ये ऊपर की जो संख्या है ये भी क्या होगी, कोई पूर्णांक ही आएगी, और नीचे q जो कि नॉट इक्वल टू 0 है ये भी एक पूर्णांक ही है। इस प्रकार से चूंकि जो है p माइनस 2q बटे q एक परिमेय संख्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि इसमें ऑपरेशन भले हुआ है कुछ p और q के बीच में, लेकिन आएगा एक पूर्णांक ही और नीचे की संख्या पूर्णांक है ही, तो इसको हम लोग एक परिमेय संख्या लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्या ही होगी जो भी आएगा, तो एक परिमेय संख्या है, चूंकि एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 2 इसके क्या है, बराबर है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ये भी एक परिमेय संख्या होगी या एक परिमेय संख्या है भी लिख सकते हैं। पर हम लोग जानते हैं, परंतु प्रश्न में दिया हुआ है कि अंडर रूट 2 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या ये पहले ही दे रखा है कि अंडर रूट 2 परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अतः हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि 2 प्लस अंडर रूट 2 जिसको हम लोग परिमेय संख्या के बराबर माने हैं, ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अतः 2 प्लस अंडर रूट 2 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 18 पे चलते हैं। समझ में आ गया होगा। पहले इस जो दी गई संख्या है इसको हम लोग एक संख्या के रूप में परिमेय संख्या के बराबर मानेंगे, इसको हल करेंगे और इधर की संख्या एक परिमेय संख्या है उसको दिखाएंगे, तो इसके बराबर होने के नाते ये भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन प्रश्न में पहले ही दिया हुआ कि परिमेय संख्या नहीं है, यानी हमारी परिकल्पना गलत है, इसलिए जो है इसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं है लिखेंगे। आगे वो ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है और वैसे ही लगाना है। सिद्ध कीजिए 3 अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसको सिद्ध करना है। तो इसमें भी हम लोग बिल्कुल सेम टू सेम उसी प्रोसेस चलेंगे, लिखेंगे कि माना 3 अंडर रूट 3 बराबर p बटे q, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0, और इसको मानेंगे कि एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी मान लिया कि 3 अंडर रूट 3 ये p बटे q के बराबर है और एक परिमेय संख्या है। अब इसको हम लोग हल करेंगे। 3 अंडर रूट 3 बराबर p बटे q, तो अंडर रूट 3 बराबर इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे p अपान 3q। कोई जरूरी नहीं हर बार p अपान q ही आप माने, x y भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, a बटे भी मान सकते हैं। अब जो है यहाँ पे ये देखिए p और q ये पूर्णांक है, परिमेय संख्या के अंश और हर में लिखी गई संख्याएं हैं, तो इसमें 3 का ऑपरेशन होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी एक पूर्णांक ही आएगा ऊपर, यानी कुल मिला के ये एक परिमेय संख्या के रूप में ही है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे चूंकि p बटे 3q एक परिमेय संख्या
एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या है। यह संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि जो ये इसके बराबर है और ये परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या ही होगी। लेकिन हम लोग जानते हैं, परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम सभी जानते हैं। एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी परिकल्पना जो हमने माना है वो गलत है। हमारी परिकल्पना गलत है। अतः हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे कि 3√3, ठीक है, 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या, एक चाहे तो ना भी लिखें, परिमेय संख्या नहीं है। या सीधा लिख सकते हैं कि 3√3 अपरिमेय संख्या है। हमको आशा है आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 19वें प्रश्न पे चलते हैं। दिया है -1 और 1 के बीच दो परिमेय संख्याएं लिखिए, ऐसी और कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। तो इसको भी हम लोग 1 और इससे पहले भी हम लोग प्रश्न लगा चुके हैं, -1 और 1 के बीच दो ही परिमेय संख्याएं हैं। हम लोग दो परिमेय संख्याओं के बीच का जो फार्मूला होता है x + y/2, यानी दोनों का योग भाग बटे 2, तो उसी से लगा देते हैं। -1 और 1 के बीच दो परिमेय संख्याएं, तो -1 और 1 के बीच की परिमेय संख्या, पहले एक परिमेय संख्या निकालते हैं। क्या करेंगे, दोनों का योग करेंगे, -1 प्लस दूसरे ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, अब बटे 2, दोनों को जोड़ेंगे, ऊपर आ जाएगा 0/2, यानी कुल मिला के 0 आ गया। पहली संख्या 0 आ गई। अब -1 और 1 के बीच एक संख्या हमने निकाल ली 0। अब हम लोग जो है 0 और -1 के बीच निकाल लीजिए, या 0 और 1 के बीच, किसी के भी बीच निकाल सकते हैं। 0 और 1 के बीच की परिमेय संख्या, फिर वही दोनों संख्याओं का योग बटे 2, तो 0 + 1/2 बराबर आ जाएगा 1/2। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं -1 और 1 के बीच की दो परिमेय संख्या ए बराबर जो है हम लोग लिख देंगे 0, एक आई है और 1/2। आगे कह रहा है कि ऐसी कितनी परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती हैं। तो हम लोग जानते हैं किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो वही हमको लिख देना है कि इन दोनों के बीच अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। तो यहाँ लिख देना है -1 और 1 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं, अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। ठीक है, आशा है आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, यदि a और b दो परिमेय संख्या है तो सिद्ध कीजिए a + b, a - b और a × b परिमेय संख्याएं हैं। यदि b ≠ 0 तो सिद्ध कीजिए a/b भी एक परिमेय संख्या है। तो सीधी सीधी परिभाषा ही लिखा है, कह रहा है कि a और b परिमेय संख्या हैं। a और b क्या हैं? परिमेय
संख्याएं हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए a प्लस बी, a माइनस बी और a इंटू बी भी परिमेय संख्याएं हैं। तो हम लोग जानते हैं गुणधर्म से दो परिमेय संख्याओं का योग भी क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है, एक परिमेय संख्या ही होता है। इसमें सिद्ध क्या करना है, कुछ नहीं, दूसरा है a माइनस बी बराबर, ये भी क्या आएगा, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या ही आएगा। और ये इंटू बी, ये बी का मतलब ए इंटू बी, ए गुणे बी है, ठीक है। ये भी क्या आएगा, एक परिमेय संख्या। इसको हम लोग लिख सकते हैं परिमेय संख्या के गुणधर्म से, परिमेय संख्या के गुणधर्म से। जी गुरुजी, परिमेय संख्या के गुणधर्म से। जो गुणधर्म हम लोग पढ़ते हैं, साचर नियम, क्रम विनिमय नियम, ठीक है, संबरक नियम, उसी के प्रगुण से ये हो गया। तीनों पे वही प्रगुण के हिसाब से है कि दो परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या होती है, दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होती है, दो परिमेय संख्या गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होती है। तो इसको सिद्ध करने में बस ये इसको लिख देंगे, नीचे लिख देंगे परिमेय संख्या के गुणधर्म से। और उसके बाद जो है कह रहा है कि यदि बी नॉट इक्वल टू 0 तो a बटा बी भी एक परिमेय संख्या है, इसको भी सिद्ध करना है। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम सब बातें लिख देते हैं। मान लीजिए, माना दो परिमेय संख्याएं ले लीजिए, पूर्णांक के रूप में लीजिए परिमेय संख्याएं, जो कि आसानी रहे। माना a बराबर 4 और b बराबर 2, तो हम लोग लिखेंगे a प्लस बी निकालेंगे, यानी 4 धन 2 निकालेंगे, ये 6 होगी। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। दूसरा a माइनस बी निकालेंगे, यानी 4 ऋण 2 निकालेंगे, 2, ये भी क्या है, परिमेय संख्या ही है। तीसरा है a इंटू बी, यानी ये गुणे बी, यानी 4 गुणे 2 लिखेंगे, 4 दूनी 8, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तीसरा कह रहा है कि अंत में कह रहा है बी नॉट इक्वल टू 0, तो सिद्ध कीजिए a बटे बी भी एक परिमेय संख्या होगी। कह रहा है बी नॉट इक्वल टू 0 तो a बटे बी भी परिमेय संख्या होगी, a बटे बी। तो हम लोग यहीं लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं a बटे बी परिमेय होगी। तो चलिए हम लिखते हैं बी नॉट इक्वल टू 0, जो माने हैं बी नॉट इक्वल टू 0 है भी, तो ये बटे बी लिखिए, यानी 4 बटे 2, इसको भाग देंगे तो हम लोग आ जाएगा 2। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। बस इसी तरह से हल करना था, ठीक। अगला प्रश्न है, यदि a एक धन परिमेय संख्या हो और n एक धन पूर्णांक 1 से बड़ा, तो सिद्ध कीजिए कि a पावर n, a की घात n एक परिमेय संख्या है। कह रहा है कि यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 21 में, a जो है क्या है, एक धन परिमेय संख्या, a एक धन परिमेय संख्या है। और n क्या है, n एक धन पूर्णांक है, n एक धन पूर्णांक है। ये धन पूर्णांक, यहाँ पे सिर्फ पूर्णांक ही लेना है, ठीक है। परिमेय संख्या में तो हम पूर्णांक भी ले सकते हैं या बटे के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ पूर्णांक लेना है। n एक धन पूर्णांक है, जो कि दूसरा कंडीशन दिया है कि n ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा लेना है, ठीक है, 1 से बड़ा हो। तो सिद्ध कीजिए a पावर n एक परिमेय संख्या है। चलिए यहाँ पे मान के एक एग्जाम्पल के माध्यम से सिद्ध कर लेते हैं। माना a बराबर 4 और b बराबर 2, सिंपल ही लेते हैं, छोटी संख्या लेते हैं, ठीक है। सॉरी, b कह रहे हैं n बराबर 2, क्योंकि n 1 से बड़ा होना चाहिए, तो n बराबर 2 ले रहे हैं। a बराबर 4, ये पावर n निकालेंगे हम लोग, a पावर n,
यानी एक की जगह 4 रखेंगे, उसकी घात n 2, तो 4 चौक 16। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो कह रहा था सिद्ध कीजिए a की पावर n एक परिमेय है, तो लिख सकते हैं, इसलिए a पावर n एक परिमेय संख्या है। सिंपल सी बात है। ठीक है, इस प्रकार से जो है हल हो गया। हमको जो है आशा है कि आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसी प्रकार से जो है आप पूरा ध्यान से पढ़ते चलिए, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होने वाला है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि अन्य लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। नमस्कार।